अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में उनके छत्र छाया में सियासी ककहरा सीखा, लेकिन समय के साथ वो खुद महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उभर के आए। अब पिछले 16 साल महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी अजीत पवार के पास ही रही। अजीत पवार अपने 45 साल के राजनीतिक सफर में एक बार सांसद, 8 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। और यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी वही रहे। अब महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी धुरी माने जाते थे, जिसके चलते ही सीएम फडणवीस ने उन्हें अपने सियासी बैलेंस को बनाए रखने के लिए साथ मिला रखा था। अब देखिए, ऐसी रही थी 45 साल की अजीत पवार की पॉलिटिक्स। अजीत पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी पकड़ थी? देखिए, अजीत पवार एक बहुत बड़ा नाम था। अजीत पवार को अजीत दादा के नाम से जाना जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में। हम आपको बता दूं कि सन 81 में पहली बार वो एक मिल कोऑपरेटिव चुनाव में खड़े हुए थे। उसके बाद से 91 में वो सांसद बने, कई बार विधायक भी रहे हैं। 5 बार वो महाराष्ट्र की राजनीति में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अलग अलग सरकारों में। उनका कद समझ सकते हैं आप। तभी आपको बता दें कि उनको अजीत दादा नाम बुलाते थे। शरद पवार की पार्टी से वो थे, शरद पवार उनके सगे चाचा माने जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस गुट के साथ आना पसंद किया, क्योंकि शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी थी उसमें भी 2 फाड़ हो चुकी थी। सत्ता की जो संघर्ष है वो हमने देखने में आ रहा था कि जो वर्चस्व की लड़ाई वहां पर भी देखने में आ रही थी, जिस तरीके से शिवसेना में देखने में मिली हमको, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की जो पार्टी थी उसमें उनकी जो बेटी सुप्रिया सुले हैं या अजीत पवार है, इन दोनों के बीच में किसको गद्दी मिलेगी, उसी कारण से ये जो स्प्लिट हुआ था इनकी पार्टी में, वो देखने में आया था। क्योंकि सब ये जानते थे कि जिस तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में खड़ा करने में एक बड़ा योगदान निभाया था, क्योंकि जमीनी स्तर के वो नेता माने जाते हैं। हर नेता इस बात को मानता है कि अजीत पवार की जो ग्रास रूट लेवल की जो एक कैपेबिलिटीज थी अपनी, उनको जनता को किस तरह अपने साथ लेके चलना है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड माने जाते थे जनता से। और सुप्रिया सुले क्योंकि शरद पवार की बेटी थी, तो ऐसे में वो भी राजनीति में सक्रिय थी पिछले कई सालों से। तो ये लगा था कि शायद जब शरद पवार की, क्योंकि आयु इतनी ज़्यादा हो चुकी थी उनकी, अभी भी वो 85 के लगभग उम्र के हो चुके हैं, और उनके स्वास्थ्य कारण से ये माना जा रहा था कि पार्टी का अब जो उत्तराधिकारी है वो किसी को बनाया जाएगा। ऐसे में जब इन दोनों का नाम सामने आया और उनको लगा, अजीत पवार को लगा कि सुप्रिया सुले का कद कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि जो संगठन में अगर देखा जाए तो अजीत पवार का कद कहीं उनसे ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो चाहते थे कि उनको पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन शरद पवार ये चाहते थे कि उनकी बेटी को आगे करा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद था वो उनके बीच में आ गया, और अजीत पवार ने 2019 में, आपको बता दूं कि शिवसेना ये एनसीपी से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाने का प्रयास किया, लेकिन अलग गुट में 40 विधायकों को लेकर चले गए थे वो, और उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कई तरह के सवाल खड़े होते थे कि इस पर क्या उन्होंने इतनी लंबी समय राजनीति जब चाचा के साथ की थी, क्योंकि उनका राजनीतिक गुरु भी माने जाते थे वो। अवनीश, आप ये समझिए इस बात को कि अजीत पवार को सत्ता में जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, पार्टी में जो कद दिया है उनको, इसलिए उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वही कद उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो रहा था। उनको लग रहा था कि अगर अजीत पवार ज़्यादा बड़े शख्स के आदमी बन जाते हैं तो उनकी बेटी को, सुप्रिया सुले को, कहीं ना कहीं वो स्थान वो नहीं दे पाएंगे पार्टी में। यही कारण था कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस होना क्रिएट हुए और अजीत पवार ने अपना रास्ता अलग चुन लिया था। अब शरद पवार गुट के जो एनसीपी थी उनके 2 गुट बन चुके थे, एक अजीत पवार गुट, एक शरद पवार गुट। और कहीं ना कहीं अजीत पवार का जो गुट है वो ज़्यादा इस टाइम चर्चा में रहा था, क्योंकि वो लगातार पार्टी, जो उनके साथ के विधायक थे वो उनके समर्थन में आते थे, जो सांसद थे वो उनके समर्थन में आते थे। हमने देखा भी है कि पिछले चुनावों में किस तरीके से अजीत पवार की पार्टी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और बीजेपी के साथ सरकार में भी हैं, उससे पहले एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में भी थे। तो तमाम पार्टियों में वो सरकारों में रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री 5 बार रहना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हालांकि कोई विवादों से भी उनका बड़ा नाता रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके 2013 में जब कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उसमें उनके ऊपर आरोप भी लगे थे कि एक सिंचाई घोटाला हुआ है, जिन 70,000 करोड़ का घोटाला वो माना जाता था। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, हालांकि राहत उनको जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर उठे थे कि एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। कोर्ट में केस लड़े गए, कोर्ट से हालांकि राहत भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की जो उनकी राजनीति थी वो उनको लेकर आगे चलती रही, और समर्थन जो लोगों का था वो लगातार उनके साथ रहा भी है। और यही कारण था कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता के जरा उभर कर आए थे। शायद जिस तरीके से शरद पवार का एक कद हुआ करता था कभी महाराष्ट्र की राजनीति में, उसी कद के बराबर अगर देखा जाए तो अजीत पवार भी उससे भी कहीं कम आके नहीं जाएंगे। हालांकि जो शरद पवार है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी राष्ट्रीयता स्तर पर कहीं पहचान बड़ी थी। अजीत पवार की भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम उनको कह सकते हैं, लेकिन और जो क्षति हुई है कहीं ना कहीं ये अजीत पवार का जो गुट है अब एनसीपी का,
उसमें आगे अब एक शून्यता आ गई है। कौन उस गुट को आगे बढ़ाएगा? क्या दोबारा से एनसीपी एकजुट हो जाएगी? यही सर मेरा सवाल था कि आपने जब राजनीति के दादा का जिक्र कर दिया, तो चाचा शरद पवार से सीखकर राजनीति के दादा बने अजीत पवार, तो आने वाली राजनीति महाराष्ट्र में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए अवनीश, मैं पहले तो करेक्ट कर दूं अपने आपको कि मैं जो 5 बार कह रहा था कि 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे, वो 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप समझिए कि आधा दर्जन बार किसी शख्स का उप मुख्यमंत्री रहना और उसका इस तरह आकस्मिक चले जाना। जैसे कि आपने सवाल किया अभी कि आगे की राजनीति का क्या दिशा बनेगी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब आगे की राजनीति किस तरह होगी, क्योंकि क्या एनसीपी दोबारा से एकजुट हो जाएगी? क्योंकि अजीत पवार ही वो शख्स थे जिसके कारण से पार्टी में दो फाड़ हुई। अब जब अजीत पवार नहीं रहे तो हो सकता है कि दोबारा से पार्टी एकजुट हो जाए, और अगर एकजुट होती भी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रश्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता खोना नहीं चाहेंगे। अपनी विधायक उनकी तरफ से कई मंत्री बने हुए हैं और खुद वो उप मुख्यमंत्री थे। तो क्या हो सकता है कि जो अजीत पवार का गुट था उसमें कोई बड़ा नेता सामने आता है, क्या उसको कमान सौंपी जाएगी या दोबारा से शरद पवार के साथ जाके मिल जाएंगे वो? तो ये तो भविष्य की राजनीति के गर्त में क्या लिखा है कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल की अगर देखा जाए तो एक अजीत पवार के गुट में शून्यता जरूर आ गई है उनके जाने से, और आगे की दिशा क्या होंगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये क्षति पहुंची है, महाराष्ट्र सरकार ने, खुद सीएम फडणवीस आ गया है, उन्होंने बोला कि जमीन से जुड़े हुए एक नेता को आज हमने खो दिया है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा के नाम से जाने जाते थे। 3 दिन का राजकीय शोक इसमें रखा गया है। तो आप समझिए कि उनके कद की कितनी महत्वता थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और यही कारण है कि सभी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद उनको श्रद्धांजलि दी है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, तमाम नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो ये इस बात से पता चलता है कि अजीत पवार का कद महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा था, और कहीं ना कहीं वो एक शून्यता उनके गुट में, जो अजीत पवार गुट था शरद पवार का, और माफ़ कीजिएगा एनसीपी का, वो उसमें शून्यता आ गई है। लेकिन भविष्य की राजनीति किस तरह आगे जाएगी वो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनकी पार्टी से कोई नेता खड़ा होता है, सामने आता है जो कमान संभाले उनके गुट की, या वापस पार्टी क्या कहते हैं जो विधायक हैं उनके बीच में कोई ऐसी कंसेंसस बने कि वो शरद पवार गुट में जाए। लेकिन ऐसा होता मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सत्ता में वो इस टाइम बैठे हुए हैं, और जो शरद पवार गुट है वो सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर विपक्ष में बैठा हुआ है। तो ऐसे में विपक्षी राजनीति करना मुझे लगता नहीं है कि जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग मंत्री हैं, वो करना चाहेंगे। हाँ, कोई हो सकता है कि एक नया नाम ऐसा सामने आ जाए, जो अजीत पवार की वाइफ हैं, वो भी क्योंकि राज्यसभा में है, हो सकता है कि उनको कमान दे दी जाए। तो ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आगे आने वाले समय में देखने होंगे कि किसको गद्दी मिलती है या कौन उनका उत्तराधिकारी बनता है। क्योंकि 2 बेटे भी हैं उनके, और उनकी वाइफ खुद क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद हैं। तो हो सकता है कि उनकी वाइफ को ही कमान सौंप दी जाए या वो सरकार में शामिल हो जाएं, क्योंकि राज्यसभा सांसद वो हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आगे चल के बहुत क्लियरिटी देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो दुख की घड़ी से गुजर रही है राजनीति वहाँ की, और जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, जो उनकी मौत हुई है, वो बेहद दर्दनाक है, चिंताजनक है। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं अवनीश। मतलब महाराष्ट्र ने आज एक तेज तर्रार नेता को खो दिया है। राहुल गांधी से लेकर पीएम मोदी, सभी राजनीतिक दलों ने दुखद जताया इस घटना के बाद, और हादसे ने सबको चौंका दिया। डिप्टी सीएम की मौत हो गई इस हादसे में। आने वाले समय महाराष्ट्र में की राजनीति में क्या असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ